हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लर्निंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से कारक है जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने पढ़ लिया है। तो आज मैं आप लोगों को लर्निंग की थ्योरी के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारी थॉर्नडाइक के अनुसार रहेगी संबंधवाद का सिद्धांत। तो क्लास से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, चाहे वो रीट है या फिर सी टेट है, DSSB का है, कोई भी आपके एग्ज़ाम आता है उनमें ये आपको लर्निंग और इसके जो थ्योरीज हैं वो हमेशा पूछी जाती है। और जो बीएड के हैं, डिप्लोमा हैं या एमएड के स्टूडेंट्स हैं, उनके भी हमेशा ये सिलेबस में थ्योरीज है ही हैं। तो डोंट थिंक कि ये ओनली किसी भी एक, अगर हम डिप्लोमा या बीएड के स्टूडेंट्स के लिए बोले उनके लिए ही यूज़फुल रहेंगे। सभी प्लीज़ ध्यान से अंत तक ज़रूर क्या सुने। अब थॉर्नडाइक के अगर हम संबंधवाद के सिद्धांत की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेशनिज्म की, तो इसके कई उपनाम हैं, यानी कई नामों से इसको जाना जाता है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत को हम लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स। इंग्लिश में है कि प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स। और सेकंड है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो इसको ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ये आप लोगों को पूछा भी जाता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, तो थॉर्नडाइक ने दी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला इसके अलग अलग नेम हैं ना। एंड थर्ड वन है कि संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत मतलब कि कंपोजिशन, संयोजनवाद का सिद्धांत। एंड फोर्थ वन है कि अधिगम का बंद सिद्धांत, यानी कि क्लोज्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लोज्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। फिफ्थ है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल। प्रयत्न मतलब क्या होता है, हमारा प्रैक्टिस होता है या ट्रायल होता है। भूल मतलब कि हम लोग कह सकते हैं एरर, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एंड सिक्स्थ इसको जाना जाता है कि SR थ्योरी। SR थ्योरी मतलब कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके उपनाम थे, सब नेम्स हम लोग कह सकते हैं जो कि हमने पढ़े। अब अधिगम जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक के अनुसार, इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट क्या बोला है कि यह सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यानी कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। आपको पूछा भी जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि क्या है इसका फुल नेम, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जो कि कहाँ के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कब दिया, थॉर्नडाइक द्वारा 1913 ईस्वी में इसको दिया गया। एंड थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत का वर्णन किया। उन्होंने, उनकी खुद की पुस्तक थी एक, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत का क्या है वर्णन, इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। थॉर्नडाइक ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था, एक भूखी बिल्ली के ऊपर किया था। और जिस भूखी बिल्ली का अगर हम लोग जिस बॉक्स में उसको रखा जाता था, उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, पजल बॉक्स। और इसमें फिफ्थ पॉइंट क्या बोला गया है, भोजन या उद्दीपक के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली को रखा था। यानी कि जो भी उन्होंने स्टिमुलस रखा था अपने बिल्ली के आगे, तो वो किसके रूप में था, मछली के रूप में था, मछली को आगे रखा था। अब हम पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक का प्रयोग, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं कि किसको रखा गया था पजल बॉक्स में, बिल्ली को बंद करके रखा गया था। थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया और बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक बॉक्स में बंद कर दिया गया और पिंजरे के बाहर भोजन रख दिया गया। और पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में क्या रखा गया था, एक मछली को रखा गया था। पिंजरे के अंदर एक लीवर बटन लगा हुआ था।
यानी कि पिंजरे में ही क्या था, बटन लगा होता जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। अब क्या बोला गया आगे कि भूखी बिल्ली ने भोजन को प्राप्त करने वो पिंजरे से बाहर निकलने के लिए कई त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। यानी कि जब वो अपने जो मछली सामने रखी थी उसके लिए स्टिमुलस, उसको पाने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे प्रयास किए और बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम करा कि जो भी उस भोजन के रूप में मछली को रखा गया था वो क्या कर रही थी, एक स्टिमुलस का काम कर रही थी। और उस स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक के कारण कहीं ना कहीं बिल्ली अपने क्या कर रही थी, प्रतिक्रिया कर रही थी। उसने अनेक बार उस प्रकार के बाहर निकलने का प्रयत्न किया, कोशिश किया और एक बार की संयोग से पंजे से लीवर दब गया और लीवर दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। यानी कि जैसे वो बार बार कोशिश कर रही थी तो एक बार क्या उसका संयोग से हम लोग कह सकते हैं कि वो लीवर दब गया और लीवर जब दबा तो उस टाइम पे क्या है, वो दरवाज़ा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर आकर भोजन को खा लिया और अपनी भूख को शांत किया। अब इसी तरह से क्या किया, थॉर्नडाइक ने इस जो भी बिल्ली थी उसको बार बार प्रयास करने की अपॉर्चुनिटी दी। यानी कि उस प्रयोग को क्या किया, उसने बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा। यानी कि जितना टाइम बिल्ली पहले लगा रही थी बाहर निकलने में, अब अगली बार उससे क्या लग रहा था, कम ही समय लग रहा था। और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। अब उसको ये आप देख सकते हैं कि लीवर जैसे दिया हुआ है कि अब क्या है, बिल्ली बिना किसी के हम गलती किए बिल्ली एक ही बारे में बाहर निकल पा रही थी और उसने क्या दरवाजे को खोलना या हम लोग कह सकते हैं कि पिंजरे का जो दरवाज़ा है उसको खोलना वो सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि जब हम किसी के भी आगे अगर स्टिमुलस रखते हैं तो कहीं ना कहीं बार कोशिश करने के बाद में क्या है, वो सही जो व्यवहार होता है या हम लोग कह सकते हैं कि जो भी अचीव करना होता है उस टारगेट को अचीव कर जाते हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक अमेरिका का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ है जिसने सीखने के कुछ नियमों की खोज की तथा जिन्हें 2 निम्नलिखित भागों में विभाजित कर दिया गया। अब इसने क्या कि 2 भागों में विभाजित किया गया। इसने जो भी नियम दिए थे अधिगम के, उसमें फर्स्ट क्या दिया है कि प्राइमरी लॉ यानी कि मुख्य नियम एंड सेकेंडरी लॉ। फर्स्ट है कि जो थॉर्नडाइक ने लॉ दिए हैं यानी नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, तो ये प्राइमरी लॉ है जो मुख्य नियम है। वो सेकेंडरी कौन से, बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये बहुत बारी पूछा जाता है कि कौन से लॉ है थॉर्नडाइक के। तो इसमें जो मुख्य नियम है उसमें क्या बोला गया है, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब कि इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है तो वह उस कार्य का आनंद लेता है और शीघ्र ही सीख जाता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहता या सीखने की इच्छा नहीं होती तो वो झुंझला जाता है या क्रोधित हो जाता है और सीखने की गति भी क्या है, धीमी रहती है। जैसे इसमें 2 बच्चे दिए हैं, एक बच्चा जो रेडीनेस है उसमें कहीं ना कहीं वो कार्य को करने के लिए रेडी है, बट एक बच्चा ऐसा है जो करना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब तक हमारे में किसी भी काम को करने के लिए तत्परता नहीं होती है तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। और जब हम लोग रेडी नहीं होते हैं किसी भी काम को करने के लिए तो हमें क्या है, क्रोध बहुत ज़्यादा आता है और जो कार्य करने की हमारी क्षमता होती है वो भी क्या है, धीमे हो जाते हैं और हम जल्दी से चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। इसके बाद में सेकंड जो लॉ दिया है वो दिया है लॉ ऑफ प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास का लॉ ऑफ प्रैक्टिस। पहले तो हमारे फर्स्ट में क्या बोला कि हम रेडी होने चाहिए और सेकंड है कि अभ्यास का नियम है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कि इस नियम के अनुसार क्या है कि जिस क्रिया को व्यक्ति बार बार करता है उस क्रिया को वो जल्दी सीख जाता है और जिसे
जिस क्रिया को करना छोड़ देता है वो बहुत समय तक उसको नहीं सीख पाता है और वो भूलने लग जाता है, जैसे गणित के प्रश्न को करना, टाइप करना, साइकिलिंग करना। अभी आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि एक तरफा जहाँ स्क्रीन पर आपको लैपटॉप दिखाया है, लैपटॉप पे अगर हमने टाइपिंग करना है तो टाइपिंग जब हम लोग करते हैं तो टाइपिंग सीखने के लिए जब हम रेगुलर कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस को बनाए रखते हैं तो उस टाइम क्या है, हमारी स्पीड बनी रहती है, हम लोग कहीं ना कहीं स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज मैंने प्रैक्टिस किया और फिर उसके 3-4 दिन के बाद मैं कर रही हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा गैप ले लेती हूँ, तो मैंने जो कीज़ के जो फंक्शंस थे जिनको सीखा था उसको भी मैं भूलना शुरू हो जाऊँगी। इस तरह से क्या है, कभी भी मैं टाइपिंग को सीख नहीं पाऊँगी और बहुत अधिक टाइम लूँगी सीखने के लिए। और साइकिलिंग का भी सेम लाइक दैट, अगर हम साइकिलिंग भी सीखना है तो जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे बार बार तब तक उसको भी नहीं सीख पाएंगे। शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करते हैं तो जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए तब तक हम लोग क्या है, कार्य को कभी भी सीख नहीं सकते हैं। एंड थर्ड वन है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब इसमें क्या बोला कि इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, सुख या संतोष मिलता है, उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता है और जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति को बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें करना वह छोड़ देता है। इस नियम को पुरस्कार या फिर दंड का नियम भी कहा जाता है। यानी से अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और वो ऑन टाइम नहीं जाता है, लेट हो जाता है, तो टीचर उसको पनिश करेगी तो वो दूसरे दिन से क्या है, रेगुलर होकर के स्कूल जाना शुरू कर देगा। एंड गौण नियम में भी सेकेंडरी इसके नियम हैं जिसमें क्या बोला गया है कि बहु अनुक्रिया नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या बोला गया है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह सब विभिन्न प्रतिक्रियाओं के हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता रहेगा जब तक समस्या का सही हल ना खोज ले और उसके समस्या का समाधान ना निकल जाए। इससे उसे संतोष मिलता है। और थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी पर आधार है, जो यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। यानी कि जब भी कोई हम प्रॉब्लम को, नई प्रॉब्लम होती है जिसको सुलझाने के लिए हम बार बार कोशिश करते हैं और जब तक हम उस समस्या का हल नहीं कर लेते, जैसे बिल्ली ने बार बार लीवर को दबाने के लिए प्रयास किया और जब तक वो सही बटन नहीं दबाया तब तक वो क्या है, उसको खोज करती रहेगी, तब तो उसको प्रयास करती रहेगी कि लीवर दब जाए और जैसे ही उसने दबा दिया तुरंत उसने भोजन कर लिया। तो यानी कि ये जो बहु अनुक्रिया मतलब कि बार बार कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि कोशिश करना, कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया करने के ऊपर ये बेस्ड है। मानसिक स्थिति मनोवृत्ति का नियम, यानी कि जो लॉ ऑफ मेंटल स्टेट, लॉ ऑफ मेंटल स्टेट, इसमें क्या बोला है कि इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है तो वो शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं रहता तो वो नहीं सीखे। जब तक आप मेंटली ये चीज़ को ठान न ले कि मुझे ये टास्क को सीखना है, तब तक आपको कोई चीज़ को नहीं सिखा सकता है। यानी कि जब हमने ये अपना माइंड सेट कर लिया है कि मैं ये काम सीखूंगा तो मुझे उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आप जल्दी ही उस कार्य को सीख लेंगे। और जब तक आपके मेंटली रूप से आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तब तक आप कभी भी कार्य को नहीं सीख पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन है आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। अब इसमें क्या बोला गया है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न एवं भूल के आधार पर करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का भी उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से
कहीं ना कहीं क्या करता है, समस्या का हल ढूंढ लेता है। एंड फोर्थ है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार, अगर हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, लॉ ऑफ इक्वलिटी, इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद कर देते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो कहीं ना कहीं आप क्या है, प्रीवियस जो भी आपके एक्सपीरियंसेस या कोई समस्या पहले भी उस तरह की समान ही थी, तो आप कहीं ना कहीं को रिलेट करते हैं समस्या में। आपको लगता है कि ये समस्या उसी तरह की है और उसी तरह से आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं क्या है, स्थानांतरित होते, ट्रांसफ़र होते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए जो आप नई समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अभी फिफ्थ में क्या बोला है कि साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव चेंज। अब इसमें क्या बोला कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के रूप में भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देख करके लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय बाद भोजन के बर्तन को देख करके ही लार टपकने लगती है। जैसे कि पहले कुत्ते के आगे क्या है, जब हम भोजन के रूप में अगर हड्डी रख रहे थे या मांस रखते थे तो उस टाइम पे जो कुत्ता था वो लार टपकाने लगता था। लेकिन जब उस भोजन को हटा दिया गया और खाली जब बर्तन भी रखा गया तो उस बर्तन को देख करके भी जो हम लोग कह सकते हैं कि कुत्ता है वो लार टपकाने लग गया था। तो इस तरह से जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं जब नई स्थिति में भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उसको भी उपयोग में ला देते हैं या उस जगह पर भी जो नई स्थिति होती है वहाँ पर भी उपयोग में ला सकते हैं। तो ये हमारा थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत था जो आज हमने पढ़ा। सो आई होप आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए वो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।